नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज 4 सितंबर 2025 है और हम उन सुर्खियों पर गहराई से बात करेंगे जिन्होंने आज काफ़ी ध्यान खींचा है, जैसा कि टर्बो टाइम्स ने भी कवर किया है। सबसे पहले टेक की दुनिया से आई एक बड़ी खबर लेते हैं। सेमिकॉन इंडिया 2025 का मंच था और प्रधानमंत्री मोदी को भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप विक्रम पेश की गई। ये सिर्फ नाम का स्वदेशी नहीं है, मतलब पूरी तरह भारत में डिजाइन और डेवलप हुई है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कोई ऐसी वैसी चिप नहीं है, इसे बनाया है इसरो की सेमीकंडक्टर लैब ने। जी। और खास बात ये कि इसे डिजाइन किया गया है स्पेस के लिए, मतलब अंतरिक्ष यान का जो मुश्किल माहौल होता है ना, उसके लिए। और सुनिए, ये सिर्फ कोई लैब का प्रोटोटाइप नहीं है। इसरो का जो PSLV-60 मिशन था, हाँ, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वाला। हाँ बिल्कुल, उसमें ये चिप अंतरिक्ष में बाकायदा काम करके आई है, सफल रही है। ये तो सच में बड़ी उपलब्धि लगती है। निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक पल है, कह सकते हैं। अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक काम करना, वो भी लॉन्च व्हीकल जैसे मुश्किल माहौल में, ये विक्रम चिप की विश्वसनीयता दिखाता है। उसकी मैच्योरिटी का सबसे बड़ा सबूत है ये कि डिजाइन सिर्फ कागज पर नहीं, असल में काम करता है। स्रोत इसे भारत की सेमीकंडक्टर क्रांति की शुरुआत कह रहा है। अब क्रांति शब्द शायद सुनने में थोड़ा बड़ा लगे। हाँ, वही मैं सोच रहा था। लेकिन इसके पीछे वजह है। जैसा रिपोर्ट में लिखा है, 5 नए सेमीकंडक्टर प्लांट तो बन ही रहे हैं और 10 और प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल चुकी है। तो ये एक सोचा समझा बड़ा प्रयास दिख रहा है। लेकिन क्रांति कहना, क्या ये थोड़ी जल्दबाजी नहीं? मेरा मतलब है, ग्लोबल मार्केट तो बहुत बड़ा है, कई बड़े प्लेयर्स पहले से हैं, भारत तो अभी शुरू कर रहा है। देखिए, सवाल आपका बिल्कुल जायज है। क्रांति शब्द शायद महत्वाकांक्षा दिखाता है, पर यह सिर्फ एक चिप का लॉन्च नहीं है ना, ये एक पूरे इकोसिस्टम को बनाने की शुरुआत है। डिजाइन से लेकर फैब्रिकेशन, फिर पैकेजिंग, टेस्टिंग और फिर निर्यात तक। अच्छा। तो विक्रम की सफलता इस लंबी रेस में एक बहुत जरूरी पहला कदम है। इसका असली असर तो तब दिखेगा जब ये नए प्लांट उत्पादन शुरू करेंगे और भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनेगा। तो हाँ, ये आत्मनिर्भरता और तकनीकी ताकत की तरफ एक सोचा समझा कदम तो है ही। दिल्ली और आसपास के इलाकों में जो भारी बारिश हुई पिछले कुछ दिनों में, हाँ बहुत बारिश हुई है, उसकी वजह से यमुना नदी उफान पर है। कल रात को जल स्तर 206 मीटर के खतरे के निशान को पार कर गया और इसका असर सीधा निचले इलाकों पर पड़ा है, जैसे मजनू का टीला, कश्मीरी गेट, वजीराबाद। हाँ, ये इलाके हमेशा प्रभावित होते हैं। खबरों के मुताबिक 10,000 से ज्यादा लोगों को वहां से निकाला गया है, सुरक्षित जगहों पर, राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और एहतियात के तौर पर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। हेल्पलाइन, मेडिकल टीम्स सब तैनात हैं। ये लगभग हर साल की कहानी लगती है ना? बिल्कुल। और यही सबसे चिंता की बात है। ये सिर्फ एक बाढ़ नहीं है, ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। हमारी अर्बन प्लानिंग कैसी है, क्लाइमेट चेंज का असर हम कितना समझ रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना तैयार है, राजधानी में हर साल ये नौबत क्यों आती है, क्या हम ड्रेनेज सिस्टम, रिवर फ्रंट मैनेजमेंट या जो अनियोजित बसावट हो रही है, उन मुद्दों को गंभीरता से देख रहे हैं। रात के काम तो चल रहे होंगे, जैसा खबरों में है। इनके स्थायी पुनर्वास का क्या होगा? और उससे भी बड़ा सवाल, आगे ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? क्या नदी के कैचमेंट एरिया में जो बदलाव हो रहे हैं, उनका कोई अध्ययन हो रहा है? ये सिर्फ अभी के मैनेजमेंट का सवाल नहीं है, ये स्थायी समाधान और भविष्य के लिए तैयार होने की बात है। सही कहा। अब दिल्ली से एक और खबर, इस बार कानूनी मोर्चे से। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ा एक मामला है जिसमें UAPA लगा है। हाँ, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। जी, उस एक्ट के तहत आरोपी उमर खालिद, शारजिल इमाम और 6 और लोग हैं। उनकी जमानत याचिकाएं फिर से खारिज कर दी गई हैं। अच्छा, फिर से? हाँ, जैसा टर्बो टाइम्स की रिपोर्ट में है, कोर्ट का मानना है कि प्रोसिक्यूशन ने जो सबूत दिए हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक सबूत, वो पहली नज़र में आरोपियों के खिलाफ मामला बनाने के लिए काफ़ी हैं। इसलिए कोर्ट ने कहा है कि जब तक ट्रायल पूरा नहीं होता, उन्हें हिरासत में ही रहना होगा। हम यहाँ सिर्फ खबर और कोर्ट का तर्क बता रहे हैं। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि UAPA जैसे जो सख्त कानून होते हैं, उनमें जमानत मिलना अक्सर काफी मुश्किल होता है, क्योंकि जमानत की शर्तें सामान्य क्रिमिनल लॉ से अलग और ज्यादा कड़ी होती हैं। तो ये मामला और ऐसे कई UAPA मामले वो एक जटिल सवाल खड़ा करते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं, इनके बीच संतुलन कैसे हो। खासकर तब जब मुकदमे लंबे चलते हैं तो ये बहस और तेज हो जाती है ना? बिल्कुल।
जब सुनवाई में ही सालों लग जाते हैं तो सवाल उठता है कि बिना सजा हुए किसी व्यक्ति को कितने समय तक जेल में रखा जा सकता है। ये हमारी न्याय प्रणाली की रफ्तार और अभियुक्तों के अधिकारों से जुड़ा बहुत अहम पहलू है। इस मामले में भी कोर्ट ने प्रथम दृष्टया सबूतों को आधार माना है, लेकिन अंतिम फैसला तो ट्रायल के बाद ही आएगा। हमारा मकसद यहाँ किसी का पक्ष लेना नहीं, बल्कि इस कानूनी प्रक्रिया और इसके असर को समझना है। अच्छा, कुछ और राजनीतिक खबरें भी हैं जिन पर संक्षेप में बात कर लेते हैं। पंजाब से खबर है कि आम आदमी पार्टी के एक विधायक हैं, हरमीत सिंह पठान माजरा। उन पर रेप का आरोप लगा है, FIR हुई है और खबर है कि वो फरार हैं। ओह, इस मामले ने काफी तूल पकड़ा है। विपक्ष, महिला आयोग सब सख्त कार्रवाई की मांग कर रही हैं। अब आते हैं शिक्षा जगत पर। यहां से एक बड़ी और दूर तक असर डालने वाली खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में देश भर के सरकारी स्कूलों में टीचर बनने के लिए टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है। हाँ, ये बहुत बड़ा फैसला है। इस फैसले में एक राहत यह है कि जो टीचर पहले से नौकरी में हैं, उन्हें यह परीक्षा पास करने के लिए 2 साल का समय दिया गया है। और खबर यह भी है कि इस आदेश के बाद कई राज्य सरकारें टेट के आधार पर नई भर्तियां शुरू करने की तैयारी कर रही हैं। इसका असर तो लाखों शिक्षकों और छात्रों पर पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। ये वाकई एक बड़ा कदम है और इसका जो घोषित उद्देश्य है वो है टीचिंग की क्वालिटी में एक रूपता लाना, उसमें सुधार करना। मतलब टेट को एक मिनिमम स्टैंडर्ड की तरह स्थापित करने की कोशिश है। लेकिन इसके प्रैक्टिकल पहलू भी हैं। जैसे कि देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो उन लाखों मौजूदा टीचर्स के लिए होगी जिन्हें अब ये परीक्षा पास करनी होगी। उनके लिए ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर होगा। और सोचिए, अगर बड़ी संख्या में टीचर्स इसे पास नहीं कर पाए तो स्कूलों में टीचर्स की कमी की समस्या भी आ सकती है। ये भी है। और दूसरा पहलू ये कि क्या सिर्फ एक परीक्षा पास कर लेना ही अच्छी टीचिंग की गारंटी है? इसे हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बड़े फ्रेमवर्क में भी देखना होगा, जिसमें टीचर ट्रेनिंग, लगातार प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ओवरऑल असेसमेंट पर जोर है। TET उस बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। सही है। अब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। आज GST काउंसिल की बैठक हुई, वस्तु एवं सेवा कर काउंसिल। हाँ, GST काउंसिल की बैठकें हमेशा अहम होती हैं। बिल्कुल। आज की बैठक में, जैसा खबरों में है, टैक्स सिस्टम में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने और डिजिटल ऑडिट का इस्तेमाल बढ़ाने जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया। जी, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर केंद्र और राज्यों के बीच इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़े अहम फैसले होते हैं। ट्रांसपेरेंसी और डिजिटल ऑडिट पर जोर देने का क्या मतलब है अर्थव्यवस्था के लिए? इसका सीधा मतलब है टैक्स चोरी को मुश्किल बनाना और टैक्स कंप्लायंस यानी लोग समय पर सही टैक्स भरें, इसे बेहतर करना। जब प्रक्रियाएं पारदर्शी होती हैं, डिजिटल ऑडिट होते हैं, तो गड़बड़ी की गुंजाइश कम हो जाती है। ये अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा फॉर्मल बनाने की दिशा में एक कदम है। इससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ सकता है और जो ईमानदार टैक्स पेयर हैं, उनके लिए सिस्टम आसान हो सकता है। हालांकि देखना होगा कि इसे ज़मीनी स्तर पर कैसे लागू करते हैं, खासकर छोटे व्यापारियों के लिए। चलिए, अब कुछ और सुर्खियों पर तेजी से नजर डालते हैं, खासकर खेल और दुनिया की दूसरी घटनाओं पर। खेल की दुनिया से अच्छी खबरें हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कमाल कर दिया। एशिया कप में कजाकिस्तान को 15-0 से हराया है। अरे वाह, 15-0। हाँ बिल्कुल, एक तरफा जीत। क्रिकेट में अफगानिस्तान ने T20 मैच में पाकिस्तान को हरा दिया। ये भी एक उलटफेर जैसा है। हाँ, अफगानिस्तान क्रिकेट में काफी अच्छा कर रहा है। और टेनिस में US ओपन में अमेरिका की जेसिका पेगुला विमेन सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। वही दुनिया के दूसरे हिस्सों से कुछ चिंताजनक खबरें भी हैं। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में दुखद आत्मघाती बम धमाके हुए हैं। कम से कम 11 लोगों की मौत की खबर है। बहुत दुखद। अफ्रीकी देश सूडान में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुई है, जिससे 1000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वहां मानवीय मदद की जरूरत है। और टेक्नोलॉजी और बिजनेस की दुनिया में मशहूर कार कंपनी जैगुआर लैंड रोवर को एक बड़े साइबर अटैक का सामना करना पड़ा है। उन्हें अपने कई सिस्टम बंद करने पड़े। आज की इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।